हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है आज पढ़ने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि AFSPA, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पर बोलते हैं, आफ्सपा बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो है एक्ट है क्या एक्चुअली में, और इंडिया के अंदर कैसे इसको अलग अलग स्टेट्स में जो है वो लागू किया जाता है। तो ये जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो UPSC SSC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि ये जो है वो है क्या, और साथ ही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी क्या जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नाम तो इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नाम आपको दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जो है वो यहाँ पर इसका नाम है, यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। तो इसमें यहाँ पर जो है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को गोली मारकर हत्या करने, घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने की शक्ति देता है, जिसका उपयोग गृह मंत्रालय द्वारा अशांत घोषित क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा किए जाने की संभावना है। यानी कि कोई भी स्टेट में अगर किसी भी तरीके से अशांति फैलती है तो ये एक्ट को जो है वो वहाँ पे लागू किया जा सकता है, और इसमें पूरी तरीके से सेना को जो है वो वहाँ पे लगाया जाता है। यानी कि इंडियन आर्मी भी हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पर असम राइफल्स हो सकती है, BSF हो सकती है। ये जो अलग अलग केंद्रीय पुलिस बल हैं ये वहाँ पर जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो एक मेन जो पार्ट है इसमें होता है। इसके अलावा आफ्सपा तब लागू किया जाता है जब उग्रवाद या विद्रोह का कोई मामला होता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। सुरक्षा बल किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं जिसने उचित संदेह के आधार पर भी संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है। यानी कि अगर केवल शक भी होता है कि वो अपराध कर सकता है तो वो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी बिना वारंट के। तो एक यहाँ पर ये जो है वो इसके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो ये है क्या, इससे ही पता चल रहा है कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल शक अगर है तो भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसके साथ में जुड़ी हुई है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, यह सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है, जबकि सशस्त्र बल और सरकार उग्रवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए इसकी आवश्यकता को उचित ठहराते हैं। आलोचकों ने इस अधिनियम से जुड़े संभावित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की ओर इशारा किया है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर इसके आलोचक हैं वो इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि इसमें मतलब ये जो कानून है इसके तहत मानव के जो मानव अधिकार, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनका उल्लंघन होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है वो कंट्रोवर्शियल रहता है। आगे देखते हैं अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर यही पार्ट है हमारा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इसके जानेंगे। तो जो फ्रीडम से यानी कि हमारे आज़ादी से पहले यहाँ पर इसका क्या यूज़ था या कैसे इसको जो है वो लगाया जाता था, उसके बारे में है। आफ्सपा, मैं यहाँ पर शॉर्ट AFSP है इसलिए आफ्सपा इसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। कई अन्य विवादास्पद कानूनों की तरह औपनिवेशिक मूल का है। कहने का मतलब है ये कॉलोनियल रूल से ही जो है वो चला आ रहा है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो उनका जब रूल चल रहा था तभी से यहाँ पर ये चल रहा है। तो AFSPA को पहली बार 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किया गया था। कहने का मतलब है जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उसको दबाने के लिए AFSPA यानी कि यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको जो है वो लगाया गया था, उसको दबाने के लिए। आगे देखते हैं 8 अगस्त 1942 को शुरू होने के एक दिन बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और देश भर में कई स्थानों पर हिंसक हो गया। यानी कि ये आंदोलन जो है वो अहिंसा से शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब इसकी लीडरशिप चली गई तो यहाँ पर ये जो है वो हिंसक हो गया आंदोलन। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BV पटेल और कई अन्य नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा से आहत होकर तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 लागू किया। यानी कि जब लीडरशिप चली गई, यानी कि जब ये लोग जो लीडर्स हैं वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद यहाँ पर कोई लीडरशिप जब नहीं रही तो आंदोलन जो है वो आंदोलन से हिंसा होने लगी, और इस वजह से उस टाइम के जो वायसराय हैं लिनलिथगो, इन्होंने जो है वो इसका यूज़ किया था, इस सशस्त्र बल कानून का इस्तेमाल किया था 1942 में।
इस अध्यादेश ने व्यवहारिक रूप से सशस्त्र बलों को आंतरिक गड़बड़ी का सामना करने पर हत्या करने का लाइसेंस दे दिया। यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पर आपको जो है वो मतलब उनको अगर किसी तरह का शक है या फिर जो है वो हिंसा करने का जो है वो उस पर शक हो जाता है तो उसको जो है वो हत्या करने का लाइसेंस जो है वो कानून को दे दिया जाता है इस कानून से, इस एक्ट से। इसके बाद है इस अध्यादेश की तर्ज पर भारत सरकार ने 1947 में 4 प्रांतों बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प्रांत में विभाजन के कारण उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा मुद्दों और अशांति से निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। तो ये जो है आज़ादी से पहले की बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आज़ादी के बाद इसमें क्या क्या जो है वो बदलाव आए या क्या क्या देखने को इसमें मिलता है। तो भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए AFSPA के तहत 3 अलग अलग अधिनियम बनाए हैं, जिसमें पहला आ जाता है सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ असम और मणिपुर अधिनियम 1958। इसमें क्या है, आफ्स्पा यानी कि AFSPA को सबसे पहले असम क्षेत्र में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। यानी कि ये जो एक्ट है इसको जो है वो असम में सबसे पहले नागा विद्रोह यानी कि जो यहाँ पर नागा कम्युनिटी होती है उससे निपटने, उनका जो विद्रोह था उससे निपटने के लिए जो है वो इसको लागू किया गया था। 1951 में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने बताया कि उसने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें लगभग 99% नागाओं ने स्वतंत्र संप्रभु नागा राष्ट्र के लिए मतदान किया। यानी कि कहने का मतलब है जो नागा कम्युनिटी है वो अलग से जो है वो राष्ट्र की मांग कर रही थी उस वक्त। 1952 के पहले आम चुनाव का बहिष्कार हुआ, जो बाद में सरकारी स्कूलों और अधिकारियों के बहिष्कार तक बढ़ गया। स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार ने 1953 में नागा हिल्स में असम सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव स्वायत्त जिला अधिनियम लागू किया और विद्रोहियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज कर दी। जब स्थिति खराब हो गई तो असम की राज्य सरकार ने नागा हिल्स में असम राइफल्स को तैनात किया और असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 लागू किया। इस प्रकार क्षेत्र में उग्रवाद से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। लेकिन असम राइफल्स और राज्य पुलिस बल नागा विद्रोह को रोक नहीं सके और विद्रोही नागा नेशनलिस्ट काउंसिल यानी कि NNC ने 1956 में एक समानांतर सरकार स्थापित की। यानी कि कहने का मतलब इसमें ये हो जाता है कि जब सरकार ने असम राइफल्स और राजकीय पुलिस बल को जो है वो ये अधिकार दे दिए, यानी कि AFSPA एक्ट जो है वो वहाँ पे लगा दिया, तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर जो है वो उन लोगों को वहाँ का जो विद्रोह था दबा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और वहाँ के जो नागा नेशनलिस्ट काउंसिल है वो एक जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो बना लेती है 1956 में। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ही पैरेलल में दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है। इस खतरे से निपटने के लिए सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष शक्ति अध्यादेश 1958 को 22 मई 1958 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रख्यापित किया गया था। इस बाद में इसे सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष शक्ति अधिनियम 1958 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 केवल राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों को अशांत घोषित करने का अधिकार देता है। विधेयक में शामिल उद्देश्यों और कारणों के अनुसार ऐसी शक्ति प्रदान करने का कारण यह था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को किसी भी आंतरिक गड़बड़ी से बचाना है। यह वांछनीय माना गया कि केंद्र सरकार के पास अपने सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए क्षेत्रों को अशांत घोषित करने की शक्ति भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है वो पूरी तरीके से दबा नहीं पाती है नागा विद्रोह को, तो असम और मणिपुर में जो यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए जो पावर है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। बाद में इसे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों तक विस्तारित किया गया। कहने का मतलब है जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ हर जगह इसको जो है वो लगाया गया। हाल फिलहाल में अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसको जो है वो अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में भी देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो है वो आज़ादी के बाद का यहाँ पर पहला है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा उसमें पॉइंट हो जाता है सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1983।
केंद्रीय सशस्त्र बलों को पंजाब राज्य में काम करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1983 के सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अध्यादेश को निरस्त करके 1983 में सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अधिनियम लागू किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जो 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन से जूझ रहा था, 1983 में यह अधिनियम पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में लागू किया गया। अधिनियम की शर्तें मोटे तौर पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम असम और मणिपुर 1972 के समान ही रहीं, जो 2 धाराओं को जोड़कर जो सशस्त्र बलों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती थीं। धारा 4 में उपधारा ई जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी वाहन पर घोषित अपराधी या गोला बारूद ले जाने का संदेह हो तो उसे रोका जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है और जबरन जब्त किया जा सकता है। अधिनियम में धारा 5 जोड़ी गई थी, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि एक सैनिक के पास किसी भी ताले को तोड़ने की शक्ति है यदि उसकी चाबी रोक दी गई है। जैसे ही खालिस्तान आंदोलन खत्म हुआ, AFSPA को लागू होने के लगभग 14 साल बाद यानी कि 1997 में वापस ले लिया गया, जबकि पंजाब सरकार ने 2008 में अपना अशांत क्षेत्र अधिनियम वापस ले लिया। यह चंडीगढ़ में सितंबर 2012 तक जारी रहा और जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। आगे आ जाता है फिर थर्ड पॉइंट इसका, सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990। जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और उग्रवाद में अभूतपूर्व वृद्धि से निपटने के लिए 1990 में जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू किया गया था। अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या केंद्र की सरकार की राय हो कि पूरा राज्य या उसका कोई हिस्सा ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है तो यह कानून लगाया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का अपना अशांत क्षेत्र अधिनियम DAA अलग कानून है जो 1992 में अस्तित्व में आया। 1998 में जम्मू कश्मीर के लिए DAA समाप्त होने के बाद भी सरकार ने तर्क दिया कि राज्य को अभी भी AFSPA की धारा 3 के तहत एक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में AFSPA का कार्यान्वयन अत्यधिक विवादास्पद हो गया है, लेकिन यह अभी भी लागू है। फिर यहाँ पर आ जाता है कि AFSPA के जो अधिनियम है इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, तो मतलब कहने का मतलब विशेषताएं इसकी जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसमें यहाँ पर आ जाता है पॉइंट नंबर 1, किसी राज्य के राज्यपाल और केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से या पूरे हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है यदि उनकी राय में आतंकवादी गतिविधि या ऐसी किसी भी गतिविधि को बाधित करना आवश्यक हो गया है तो भारत की संप्रभुता पर आघात कर सकती है या राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या भारत के संविधान का अपमान कर सकती है। फिर आ जाता है दूसरी विशेषता, AFSPA की धारा 3 में प्रावधान है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है तो केंद्र सरकार के पास नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार है। एक बार जब किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसे अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार कम से कम 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है। यानी कि किसी भी एरिया को अगर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है तो कम से कम 3 महीने तक वो अशांत क्षेत्र में ही घोषित रहेगा। यानी कि अगर बाई चांस वहाँ पर 10 दिन या 20 दिन में शांति हो जाती है फिर भी उसको 3 महीने तक लागू रखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है AFSPA की धारा 4, अशांत क्षेत्रों में सेना के अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वाले या कानून का उल्लंघन करने का संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति, इसमें 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा, हथियार ले जाने शामिल हैं, उस यादी को गोली मारने भले ही इससे मौत हो जाए की विशेष शक्तियाँ देती है। एकमात्र शर्त यह है कि अधिकारी को गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी होगी। सुरक्षा बल बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और सहमति के बिना तलाशी ले सकते हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे जल्द से जल्द निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपना होता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अशांत क्षेत्र। AFSPA की धारा 3 में कहा गया है क्या है,
पहला आ जाता है किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार को दिया जाता है। सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण क्षेत्र या उसके एक भाग को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर अशांत क्षेत्र से मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह का जो है वो रिबेलियन हो जाए तो वो अशांत क्षेत्र में आ जाएगा, खासतौर से वहाँ के लोगों द्वारा अगर किया जाए। इसके अलावा राज्य सरकारें सुझाव दे सकती हैं कि अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन अधिनियम की धारा 3 के तहत उनकी राय को राज्यपाल या केंद्र द्वारा खारिज किया जा सकता है। फिर आ जाएगा प्रारंभ में, जब यह अधिनियम 1958 में लागू हुआ तो AFSPA प्रदान करने की शक्ति केवल राज्य के राज्यपाल को दी गई थी। 1978 में संशोधन के साथ यह शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई। राज्य सरकार के विरोध पर केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अधिनियम स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों की व्याख्या नहीं करता जिनके तहत उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसमें केवल यह कहा गया है कि AFSPA के लिए केवल यह आवश्यक है कि ऐसे प्राधिकारी की राय हो कि पूरा क्षेत्र या उसके कुछ हिस्से खतरनाक या अशांत क्षेत्र में हैं, इसलिए नागरिक शक्तियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को दी गई शक्तियाँ, आप क्या शक्तियाँ दी जाती हैं सुरक्षा बलों को, तो इसमें यहाँ पर धारा 4 में कहा गया है इसके लिए अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों को किसी भी कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक के किसी भी अन्य व्यक्ति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हो सकती हैं। अब क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं? यदि उसकी राय है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाना या बल का प्रयोग करना आवश्यक है, यहाँ तक कि मौत का कारण बनने की हद तक, जो किसी भी लागू कानून के उल्लंघन में कार्य कर रहा हो एक अशांत क्षेत्र, इसके अलावा 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य चीज़ों या आग्नेयास्त्रों, गोला बारूद या विस्फोटक पदार्थों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसी उचित चेतावनी देने के बाद यह कार्रवाई की जा सकती है जो आवश्यक है। कहने का मतलब है अगर किसी भी एक्ट में जो है वो व्यक्ति को ऊपर भी शक भी है तो उसके ऊपर गोली चलाई जा सकती है, हालांकि इसके लिए एक चेतावनी देनी होगी। यदि उसकी राय है कि किसी भी हथियार, डंप, तैयार या मजबूत स्थिति या आश्रय को नष्ट करना आवश्यक है जहां से सशस्त्र हमले किए जाते हैं या किए जाने की संभावना है, किए जाने का प्रयास किया जाता है, यहां तक कि इस संरचना का उपयोग सशस्त्र स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर के रूप में किया जाता था या सशस्त्र गिरोहों या किसी अपराध के लिए वांछित भगोड़ों द्वारा छिपने की जगह के रूप में किया जाता था। कोई भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया है या जिसके खिलाफ उचित संदेह मौजूद है, उसने संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है किसी भी स्थान पर ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे गलत तरीके से रोका या सीमित किया गया हो या किसी संपत्ति के चुरा जाने का संदेह हो, किसी हथियार, गोला बारूद या विस्फोटक को गैर कानूनी तरीके से रखा जाना माना जाता हो, किसी भी स्थान पर बिना वारंट के प्रवेश और तलाशी प्रदान की जाती है ऐसे परिसरों में, और इस उद्देश्य के लिए यदि आवश्यक हो तो उचित मात्रा में बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है वो यहाँ पर शक्तियाँ हैं जो उन सैनिकों को दी जाती हैं जो वहाँ पर उस वक्त ड्यूटी पर रहेंगे। फिर आ जाता है, हमने अभी यहाँ पर जम्मू और कश्मीर वाले पार्ट में देखा था DAA के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की हुई है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि DAA ये है क्या। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1955 में नागा विद्रोह को दबाने के लिए 1955 में नागालैंड के लिए असम अशांत क्षेत्र अधिनियम शुरू में लागू किया गया था। इस अधिनियम को मिनी AFSPA कहा जाता है क्योंकि यह सशस्त्र बलों को AFSPA के समान ही शक्तियाँ प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है वो हम जानते हैं कि 1955 में जो है वो नागालैंड के लिए जो है वो असम अशांत क्षेत्र अधिनियम जो है वो शुरू किया गया था 1955 में। राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले के पूरे या किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति मिल गई है। अब यहाँ पर जो है वो DAA AFSPA से कितना अलग है, या यूँ यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या समानता हो सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये है कि DAA AFSPA का लघु संस्करण है, यानी कि एक छोटा रूप है। यह हिंसा को रोकने के लिए सशस्त्र बलों को राज्य का नियंत्रण लेने के लिए लगभग समान शक्तियाँ प्रदान करता है। अंतर केवल इतना है कि DAA को राज्य की शक्ति के रूप में प्रदान किया जाता है, लेकिन AFSPA को
राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है AFSPA की आलोचना, यानी कि यहाँ पर क्या क्या आलोचनाएं हैं, क्या क्या इसमें खराबियां हैं, कंट्रोवर्सी क्या है इसको लेके, ये सारी बातें। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन पहला इसमें पॉइंट हो जाता है। यह अधिनियम मानव अधिकारों की रक्षा और कायम रखने में विफल रहता है। इसे 2004 में असम राइफल्स द्वारा थांगजम मनोरमा के कथित हिरासत में बलात्कार और हत्या के मामले में देखा जा सकता है। यानी कि उस वक्त जो है ये घटना हुई थी कि असम राइफल्स द्वारा के जो सैनिक हैं उनके द्वारा जो है वो हत्या और बलात्कार जैसे केसेस भी देखने को मिले थे। यह अधिनियम सुरक्षा के लिए एक सैन्यीकृत दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जो न केवल अक्षम साबित हुआ है बल्कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी प्रतिकूल साबित हुआ है। कहने का मतलब है अशांत क्षेत्रों में जब ये एक्ट लागू किया जाता है तो ये उतना बेहतर विकल्प नहीं है जितना यहाँ पर दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पूर्ण शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि इसमें जो पावर दी जाती हैं सैनिकों को या उस वक्त जो ड्यूटी पर है उनको, उसमें यहाँ पर जो है वो शक्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। क्यों इसमें यहाँ पर जो है वो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोला हुआ है कि अगर केवल शक होता है तो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो पर्सनल जो यहाँ पर अगर किसी से जो है वो दुश्मनी या किसी तरह की बात होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। केवल संदेह के आधार पर और किसी आदेश का उल्लंघन करने जैसे बुनियादी अपराध के लिए देखते ही गोली मारने का पूर्ण अधिकार सशस्त्र बलों में निहित है। देखते ही गोली मारने की शक्ति जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे जमीन पर मौजूद सैनिक विभिन्न जीवन के मूल्य का न्यायाधीश बन जाता है और लोग केवल एक अधिकारी के विवेक का विषय बन जाते हैं। फिर आ जाता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। सशस्त्र बलों को दी गई मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत की शक्ति अनुच्छेद 22 में निहित मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अब अनुच्छेद 22 है क्या? अनुच्छेद 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो सुरक्षा देता है किसी भी तरह के, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं या डिटेंट होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर ये सुरक्षा देता है अनुच्छेद 22, जो निवारक और दंडात्मक हिरासत के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को FIR के 24 घंटे के भीतर अदालत में जमा करना होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए छूट। AFSPA के खिलाफ सबसे बड़ा आक्रोश सशस्त्र बलों को दी गई छूट के कारण है। केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यह प्रतिरक्षा जो संरक्षकों की रक्षा करती है और सशस्त्र बलों को कभी कभी अनुचित निर्णय लेने की सुविधा भी देती है, स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। और यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है कि आपातकाल की स्थिति के दौरान, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसके दौरान भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के तहत कुछ अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सशस्त्र बलों को दी गई पूर्ण शक्ति मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए अंतर्निहित अधिकारों को समाप्त कर देती है और सभी शक्तियां अधिकारियों में निहित हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं इस एक्ट के तहत वो अधिकार भी, यानी कि वो राइट्स भी जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो AFSPA के बारे में यहाँ पर डिटेल थी। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है, इसका जो है वो PDF का लिंक मैं डाल दूंगा जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा जो है वो PDF जो है वो आप रीड कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। खासतौर से अगर आप UPSC और SSC या स्टेट PCS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो है हमारे चैनल को ग्रोथ करने में जो हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। और साथ में जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें यहाँ पर जो है वो आपके सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम यहाँ पर और ग्रोथ कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।